हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल स्वयं क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है और हम लोग पहुंच गए अपने थर्ड चैप्टर पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और जैसा कि वादा किया था कि हम लोग हाफ ईयरली के पहले अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, तो 100% बच्चा हम लोग हाफ ईयरली के पहले अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया जाएगा। और जैसा कि एमसीक्यू क्वेश्चन दिए थे, बहुत अच्छा रिस्पांस आया बच्चों का, बच्चों को बहुत पसंद आया, तो उसके लिए बहुत बहुत मैनी थैंक यू बच्चा आप लोग का। इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहिए और 100% आपको बता रहे हैं, आपको इस क्लास से 95 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब जैसा कि जानते हैं, हम लोग बात कर रहे थे विद्युत रसायन की। विद्युत रसायन के पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? परिचय। कैसा परिचय? कि विद्युत धारा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है, और विद्युत धारा रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तित होती है वो किसके द्वारा होती है? सेल, जिसको कहते हैं बैटरी। हम लोगों ने पिछली क्लास में डैनियल सेल, विद्युत वाहक सेल वगैरह देखा, और उसके बाद क्या देखा? इलेक्ट्रोड विभव। तो जल्दी से आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जितनी जल्दी कॉपी निकालेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा और उतनी जल्दी हम लोग आगे चलेंगे। जल्दी जल्दी कॉपी निकाल लीजिए बच्चा। मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे मेरे बिल्कुल साथ साथ चले, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग को इलेक्ट्रोड विभव समझ में आया होगा, और आज की हेडिंग है मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगर आपके पास बुक है तो भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए, यदि अर्ध सेल अभिक्रिया में जैसा कि अभिक्रिया बात कर रहे थे, तो रेडॉक्स अभिक्रिया हम लोगों ने कल देखा, जिसमें या तो एक ऑक्सीकरण हो रहा था या तो अपचयन हो रहा था। तो क्या है? यदि अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता, बेटा हम ऑनलाइन है, अगर आपको कोई डाउट होगा तो पूछ भी सकते हैं। सभी आयनों की सांद्रता कॉपी करिए। इकाई तापमान, अगर कोई हमसे पूछे इकाई तापमान कितना होता है, तो बच्चा याद रखिएगा 25 डिग्री सेल्सियस। क्या कोई इसे केल्विन में बदल सकता है? केल्विन में मान बताइए कितना होगा? तथा दाब कितना बेटा? एक वायुमंडल, एक वायुमंडलीय हो तो इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। चलिए, हमें पता है हमारे बच्चे मान निकालेंगे। अगर मान नहीं निकाल पाएंगे तो एक छोटा सा फंडा बता रहे हैं कि केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। जितना भी सेल्सियस में मान हो उसको जोड़ दीजिए 273। तो कितना है? 25 प्लस 273 कितना हो गया? 298 केल्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा 298। बताइए, इसको कॉपी कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो बताइए बेटा। ओके, जितनी जल्दी कॉपी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा। फास्ट। क्या कहा गया? हमसे कहा जा रहा है कि यदि अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की इकाई तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन में बदले तो आया 298 केल्विन, तथा दाब एक वायुमंडल हो तो
इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। क्लियर? आइए इसको ऐसे समझा जाए कि एक्चुअल में मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्या पाया गया कि यदि अर्ध सेल अभिक्रिया में 298 केल्विन हो तो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। एग्जामिनर हमसे पूछता है इसको मापते कैसे हैं, तो याद रखेगा कि किसी सेल में अर्ध सेल विभव की जब गणना सीधे नहीं की जा सकती तो इसके लिए सेल के दूसरा इलेक्ट्रोड शून्य विभव वाला जोड़ा जाता है, जिसे SHE। क्या कोई मुझे इसका फुल फॉर्म बता सकता है? और इलेक्ट्रोड विभव का मापन करने के लिए प्रयुक्त शून्य विभव वाले इलेक्ट्रोड को SHE, जिसे हिंदी में कहा जाता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसके द्वारा मापते हैं? SHE। SHE का फुल फॉर्म ये आपका रहेगा होमवर्क कि मुझे क्या चाहिए, SHE का फुल फॉर्म बताना है, और इसी को हिंदी में कहा जाता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बेटा कॉपी करिए, एकदम साफ साफ दिख रहा होगा। और हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे बच्चे, जैसे पूजा हुई, सुरजीत हुआ, अनामिका हुई, ये सारे बच्चे नोट्स बना रहे हैं और अपने होमवर्क भी भेज रहे हैं। पूजा ने होमवर्क भेजा। बेटा पूजा, बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप अपने होमवर्क मुझे टेलीग्राम पे भेज रहे हो। बहुत सारे बच्चे जिनको जानकारी नहीं, बता दें हम टेलीग्राम पे आ चुके हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट्स हो जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, या अगर आपको लगता है कि सर हमें होमवर्क दिखाना है या कुछ चीजें पूछनी है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके, तो हम सबका मोस्ट वेलकम करते हैं, आप लोग भी मेरा करिएगा। तो अगर आप क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट हो और आप CBSE, यूपी बोर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड की स्टूडेंट हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि टीचर डे के इस मंथ पे अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर लेकर आई है। सभी प्लस एंड आइकॉनिक कोर्स पर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये सिर्फ ऑफर 500 स्टूडेंट के लिए वैलिड रहेगा और ये 13 सितंबर तक वैलिड रहेगा। जितने भी स्टूडेंट इस समय कोर्स लेंगे 12, 15 या 18 मंथ्स का, तो उन्हें 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। और अगर आप 24, 36 या 84 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 6 मंथ एंड 8 मंथ का कोर्स बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट अपने एग्जाम की जबरदस्त तैयारी एकदम अच्छे से करना चाहते हैं, उन्हें सभी सब्जेक्ट के नोट्स, लाइव क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिले, तो वो जल्द से जल्द अपने बैच में ज्वाइन करें। आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया, उस लिंक पर क्लिक करके आप बैच में ज्वाइन हो सकते हो। आप जैसे ही इस बैच में इनरोल करना, तो वहां पर आपसे रेफरल कोड में शुभम UP10 इस कोड को अप्लाई करना, आपके टोटल फीस से 10% डिस्काउंट आपको मेरी तरफ से मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जल्द से जल्द अपना कोर्स लेकर आज ही अपनी तैयारी शुरू करें। चलिए आइए देखा जाए एक्चुअल में SHE की संरचना क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ जाती है। तो कहा गया कि 1 मोलर सांद्रता, देखिए बच्चा, 1 मोलर सांद्रता के HCl विलयन को एक पात्र में लेते हैं। पात्र मतलब कोई बर्तन हो गया। अब प्लेटिनम के तार के एक सिरे पर, याद करिए P+ कर लीजिए, धातु की छोटी प्लेट उपयोग में लेकर तार को कांच की नली में क्या करते हैं? बांध देते हैं। उसके बाद HCl के 1 मोल विलयन में उसको डुबोते हैं। तो हमने क्या पाया कि कांच की नली में एक वायुमंडलीय दाब आवश्यक अनुसार एक गैस प्रवाहित होगी, जिस गैस को हाइड्रोजन गैस कहेंगे। क्रियाविधि में क्या करना है? आपको एनोड लेना है, एनोड कैथोड दोनों को समान व्यवहार करते ही प्रदर्शित करना है। आप चाहो तो इस फिगर को देख सकते हो कि कैसे वह क्रिया कराएंगे। जो चीजें आपको समझा रहे थे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए इस फिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनोड पे हाइड्रोजन गैस आएगी तो 2H+ हो गया, कैथोड पे हाइड्रोजन आएगी तो H2 हो गया। आइए इसको समझिए अच्छे से। हमें क्या करना है? एक प्लेटिनम तार लेना है। प्लेटिनम तार लेने के बाद उसको कांच की नली पे लपेट देना है। देखिए यहां हमने लपेटा, कांच की नली ये रखा, नीचे जो है प्लेटिनम का पात्र लेनी है,
हाइड्रोजन विलयन गैस के रूप में आएगा और यहां से H2 गैस बुलबुलों के रूप में बाहर आएगी। बताइए क्या ये बात क्लियर हो गई सबको? एकदम दिमाग में बैठ गया? अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज बच्चा मुझे बताइएगा। आप चाहो तो इस फिगर को बना भी सकते हो या नहीं भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर यहां पे जिंक की बात करें तो Zn ऑक्सीकृत होने वाले इलेक्ट्रोड विभव का मापन दिए गए हाइड्रोजन के सापेक्ष ऑक्सीकृत होता है। यही क्वेश्चन हम पिछली क्लास में समझा रहे थे और उम्मीद करते हैं हमारे सारे बच्चों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप क्या करिएगा, बुक ओपन कर लीजिए, वहां ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। जहां पे H इलेक्ट्रोड में H+ आयन ग्रहण करेगा, कैसे? ऐसे। हम लोग के पास क्या था? एनोड था। अब आपको पता है Zn से Zn+2 हो गया, मतलब यहां पे इसका क्या हो गया बच्चा? ऑक्सीकरण हो गया। यहां H+ से H2 हो गया, मतलब यहां किसका हो गया? अपचयन हो गया। ये दोनों मिलकर ही क्या बनेगी? रेडॉक्स। मुझे सेल चाहिए, इसको ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला हो गया क्या? Ec माइनस Ea, मतलब प्रारंभिक मानक विभव और अंतिम मानक विभव। अब आपकी किताब में एक चार्ट दिया होगा, उस चार्ट को चार्ट जाना है, मतलब उस चार्ट को अच्छे से याद रखना है कि वहां पे इसका ये होता है। Ac मान के चलेंगे 0, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना आया? -0.76 वोल्ट, ये आया मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान। बताइए, आपके पास किताब होगी, किताब में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा जब हमने आपको कल ये बोला था फिगर बनाने को, तो आपको याद होगा ये फिगर आप बना चुके हैं और सबसे पहले पूजा ही भेजी थी। पूजा बेटा बहुत बहुत अच्छा, फिर से। और जो बच्चे देख रहे हैं, जैसा अभिमन्यु भी देखता है, अतुल, अमित, सुजीत, तो बेटा आप लोग भी मुझे ग्रुप में भेज सकते हैं, हम आपके होमवर्क को चेक कर लेंगे। लवण सेतु था, 2 इलेक्ट्रोड थे, एक कैथोड था, एक एनोड था, एक धनात्मक प्लेट थी, एक ऋणात्मक प्लेट थी, बीच में लवण सेतु है, जिंक सल्फेट का विलयन है, HCl का विलयन। ओके, आइए देखा जाए कि यहां पे कॉपर को मापते कैसे। ये छोटे छोटे मापक हैं जिसको अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत ज्यादा MCQ में हेल्प करेगा, वरना आपके पास एक बड़ा सा चार्ट होगा, उसको याद करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहां पे यदि दिया गया इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष अपचयित होता है तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अर्ध सेल से उत्सर्जित अपचयित होने वाली अर्ध सेल की दिशा में प्रवाहित होता है। अर्ध सेल की दिशा में प्रवाहित होता है। जैसे अगर हम एनोड की बात करें तो H2 से ये हो गया हमारा 2H+, मतलब यहां पे ऑक्सीकरण होगा। आप याद रखिएगा, जब भी बच्चा एनोड की बात होगी तो एनोड की प्लेट पर हमेशा ऑक्सीकरण ही होगा, और जब कैथोड की बात होगी तो कैथोड की प्लेट पर हमेशा क्या होगा? अपचयन होगा। अभी वो बच्चे जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आया सर ऑक्सीकरण अपचयन कैसे होगा, तो एक छोटा सा फंडा फिर भी बता रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करेंगे ऑक्सीकरण की तो आप देखिएगा क्या होगा उसमें? अभिकारक से उत्पाद में बढ़ता है। अपचयन की बात करेंगे तो उल्टा घटता है। आप क्या करिए, इसको कॉपी कर लीजिए, ये फॉर्मूला आपको रट जाना एकदम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह यूज होगा। और ये भी याद रखना है इसकी वैल्यू,
0.34 वोल्ट। ओके, आइए आगे चला जाए। अपचयित होने वाले इलेक्ट्रोड के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड एवं अपचयित होने वाले इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करेगा। क्वेश्चन बनेगा कि किसका कार्य करेगा? तो अपचयित होने वाले इलेक्ट्रोड के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड और अपचयित होने वाले इलेक्ट्रोड के कैथोड का कार्य करेगा। देखिए, अगर हम बात करेंगे कॉपर के मापन की, तो कॉपर के मापन में फिर से हम क्या लेते हैं? वोल्ट मीटर है, विद्युत धारा है, यही लवण सेतु है। अगर कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव की मांग करें तो आपको याद रखनी है विद्युत रासायनिक सेल की समस्याएं। पहला, सांद्रता परिवर्तन से इनका विभव स्थिर नहीं रह पाता, इनकी सेल अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है और इनके ताप गुणांक का मान क्या होता है? अधिक होता है। ये सारी समस्या निकल के आती है कैसे? मापन में। नेक्स्ट और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद्युत वाहक बल का मापन। फास्ट बेटा फास्ट, क्या है? विद्युत वाहक बल का मापन। इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? ईएमएफ। नहीं सुना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ, जिसको मापने के लिए क्या यूज करते हैं? मानक वेस्टर्न सेल। क्या यूज करते हैं भाई? मानक वेस्टर्न सेल। तो यह एच आकृति का सेल है जिसमें कैडमियम और मरकरी के इलेक्ट्रोड पूछा जाएगा। क्या? तो कैडमियम और मरकरी। तो कैडमियम और मरकरी के इलेक्ट्रोड होते हैं जो कैडमियम सल्फेट और मरकरी सल्फेट के विलयन में क्या होते हैं? डूबे रहते हैं। देखिए, डुबा दिए। और जो शेष भाग है, वो शेष भाग क्या होगा? कैडमियम सल्फेट का संतृप्त विलयन भरा होता है और मरकरी सल्फेट के ऊपर क्वेश्चन बनेगा कितने प्रतिशत? तो 12.5% कैडमियम सल्फेट का विलयन भर देते हैं। अगर क्रिया विधि की बात करें तो कैडमियम धातु का यहां पे क्या होगा? ऑक्सीकरण। इसको नोट कर लो कि कैडमियम धातु का क्या होगा? ऑक्सीकरण। और मरकरी आयन का क्या होगा? अपचयन। एग्जामिनर पूछ सकता है कि किस धातु का ऑक्सीकरण होगा, किस धातु का अपचयन होगा? तो कैडमियम धातु का ऑक्सीकरण होगा और मरकरी धातु का क्या होगा? अपचयन। और आपको पता है कि दो पे है, एक एनोड पे है, कैथोड पे है। तो जब एनोड की प्लेट पे जाएंगे तो साफ साफ सीडी सीडी ऑक्सीकरण हो गया। यहां पे ये बात मेरे बच्चे समझ गए, मरकरी, यहां पे इसका अपचयन हो गया। तो पूर्ण अभिक्रिया में कैडमियम और मरकरी सल्फेट मिलकर HgCd+2 बनाते हैं, जो आपको SHE मानक इलेक्ट्रोड विभव में देखने को मिलेगा। देखो, इसी को कहा जाता है मानक वेल्सन शेल। ओके, क्या कहते हैं? मानक वेस्टर्न सेल। क्लियर? दो क्वेश्चन बन के आते हैं एमसीक्यू में कि ऑक्सीकरण में कौन सी प्लेट जाएगी मेटल की, मतलब धातु की, किस में जाएगी और अधातु किस में जाएगी। ओके बच्चा, नेक्स्ट, विभव मापी की सहायता से सेल के विद्युत वाहक बल का मापन। इस चित्र को देखिए। आप कहोगे सर चित्र बहुत सारा है, तो बेटा आपको एक बता दे, चित्र आप मत बनाइए, आप अपनी किताब का हेल्प लीजिए, किताब से भी देख सकते हैं, चित्र आपको नहीं बनानी, बस जिसका बोले उसका ही बना के दिखाइएगा कि विभव मापी की सहायता से सेल के विद्युत वाहक बल का मापन। हमने क्या लिया? एक मानक वेस्टर्न सेल लिया। एस क्या है? एक अज्ञात सेल है और एक्स क्या है? एक ज्ञात सेल है। इन सारी चीजों को यहां पे मेंशन कर दिया। ओके, बात पकड़ में आ रही है अच्छे से? आगे चला जाए। इसके बाद क्या हुआ? कार्य प्रणाली कि सर्वप्रथम सी और ई, सी और ई कहां है? देखो यहां पे, ये है
सी और ई, इन दोनों के मध्य कुंजी लगाकर, कुंजी मतलब वह स्विच जिसको हम ऑन ऑफ कर सके, परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है जिससे यह वेस्टर्न सेल के विद्युत वाहक बल का विरोध करती है, जिससे गैल्वेनिक में शून्य विक्षेप की स्थिति पर एडी की लंबाई प्राप्त होती है। इसी प्रकार एक्स सेल को परिपथ में लेकर शून्य विक्षेप की स्थिति पर एडी लंबाई प्राप्त होती है। अगर नहीं समझ में आया तो एक छोटा सा ट्रिक आपको बता रहे, इसको आप याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। फिगर को देखकर आप पाओगे कि वहां पे जो संरचना है वो इन दोनों के प्रोपोर्शनल है। EX को हम AD डैश से डिनोट कर दे रहे हैं। यह समीकरण नंबर 1 है, यह समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ऊपर नीचे रखो तो AD और AD बाई डैश हो गया। ES चाहिए तो ये इसके आ जाएगा गुणे में, तो एक फॉर्मूला हमारे पास निकल जाएगा, ES बराबर AD बाई AD डैश प्लस इंटू EX। क्लियर? जल्दी नहीं ना हो रहा है बेटा? अगर हम सेल द्वारा कार्य की बात करें तो बच्चों इससे बहुत अच्छे से याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को बता दे बच्चा, अगर ये याद हो गया तो समझिए आधा इसका पोर्शन आपको याद हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोग के बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनेंगे कि सेल द्वारा किया गया कार्य, किसी सेल में प्रवाहित आवेश और सेल के विभव का गुणनफल किए गए कार्य के बराबर होता है। इसको याद कर लीजिए, W बराबर NF ई सेल। ई सेल क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। W क्या है? किया गया कार्य। N क्या है? संख्या। F क्या है? फैराडे। और याद रखिएगा, एक फैराडे का मान 96,500 कूलाम होता है। और वहां पे N क्या है? N जो है वो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? संख्या होती है। अगर हम बात करें सेल द्वारा किया गया कार्य तो एक ऊर्जा आती है जिसे गिब्ज ऊर्जा के नाम से जानते हैं, डेल्टा जी से दिखाते हैं, में हानि या कमी के बराबर होता है। अतः एक फॉर्मूला आया कि डेल्टा जी बराबर माइनस NF ई सेल। और अगर मानक लगा देंगे तो इसको पढ़ेंगे E0। क्या? मानक गिब्ज ऊर्जा। तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस NF, ये F है, FF ई सेल नॉट। कॉपी करिए बच्चा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी कॉपी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा। ये हमारे न्यूमेरिकल का सबसे मेन पॉइंट है। अगर आप इसको कॉपी करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठेगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बना लेंगे हम लोग। ठीक है, आगे चला जाए। सेल द्वारा किया गया कार्य गिब्ज ऊर्जा कहते हैं। फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कुछ फॉर्मूले पे पूरा का पूरा क्वेश्चन जान आएंगे। ये बातें हम लोग को याद रखनी है कि ताप हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस लेंगे, मतलब 298 केल्विन। वायुमंडलीय दाब एक एटीएम, वो वाला नहीं, पैसा वाला एटीएम नहीं, ये एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और एक मोलरिटी। अब जो आपके सामने आ रहा है उसे कहते हैं नस समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप पाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बने हैं जिसका नाम ही है नस समीकरण। कई सारे समीकरणों को नष्ट करके बनाया गया। क्या? नस समीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कहोगे क्या बात है सर, खाली आज मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे। इसलिए क्योंकि ये सारे के सारे हमारी इस चैप्टर की आन बान और शान है। और अगर आप ये पढ़ लेंगे तो 100% आप 95 प्लस मार्क्स पाएंगे, न्यूमेरिकल आप लगा पाएंगे, और थ्योरी तो आपको आ ही रहा है। क्या है? यह एक उत्क्रमणी सेल अभिक्रियाओं के लिए प्रतिपादित किया जाता है। माना एक उत्क्रमणी अभिक्रिया निम्न प्रकार से है। हम मान लेते हैं कि A है, B है, यह उत्क्रमणी का साइन है, और C और D है।
अब क्या किया, इनके गुणांक, ये मान लिया A है, ये मान लिया B है, ये मान लिया C है, ये D है। ये गुणांक कब आते? जब हम किसी भी तत्वों को बैलेंस करते। आप रासायनिक समीकरण जानते हैं, 10th में 11th में पढ़ा होगा, ठीक। एक होगा साम्य स्थिरांक पढ़ा होगा। तो साम्य स्थिरांक क्या हो गया? K बराबर क्या? उत्पाद, क्या? अभिकारक। सर उत्पाद किसको कहते? जो तीर के बाद होता है। अभिकारक किसको कहते हैं? जो तीर के पहले होता है। अगर हम बात करें अभिकारक उत्पाद की तो याद रखिएगा, इसके जो आगे वाला गुणांक है वो चल जाता है घात में। कहां चला गया? घात में, ठीक। हम जानते हैं कि गिब्स मुक्त ऊर्जा का समीकरण क्या है। अगर हम गिब्स मुक्त ऊर्जा के समीकरण की बात करें तो इसको कॉपी करिए, जितनी जल्दी कॉपी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा। फास्ट फास्ट कॉपी करिए बेटा, हम बिल्कुल वेट कर रहे हैं आपका। हो गया? चलिए इसको कॉपी करिए। हम जानते हैं कि गिब्स मुक्त ऊर्जा का समीकरण डेल्टा एच नॉट प्लस टी डेल्टा ई है। बेटा इसको कॉपी कर लीजिए। आज यहां बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बिजलियां कड़क रही है, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर से बाहर मत निकलिएगा क्योंकि आज बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही है। बाय बाय।